गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 सितंबर 2024 के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। जानती हूँ आज आप लोगों को अच्छा मे भी नहीं लगे, कई दिनों बाद वीडियो आई है और सबसे बुरी बात यह है कि मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी नहीं दे पा रही थी। आई वॉज सो बिज़ी। लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते हो, ऐसी कुछ स्थितियाँ थी। आशा करती हूँ आगे ऐसा नहीं होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप पहले की तरह मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। टेलीग्राम के ऊपर पॉलिटी के मेंस हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं। पॉलिटी के मैं जो नवंबर का महीना होगा उसमें आप लोगों के साथ में प्रीलिम्स के भी नोट शेयर कर दूँगी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मेरा टारगेट ये है कि जनवरी 2025 तक आप लोगों को 12 सब्जेक्ट्स के नोट्स प्लस करंट अफेयर के जो मेंस के लिए नोट्स होते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, सो दैट मई 2025 से आप लोगों के पास में अप्रोक्सीमेटली 4.5 महीने बचे जब आप इनको रिवाइज़ करते रहें। वैसे जो है मैं अभी नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर ही रही हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आज नहीं तो कल के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वो बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबों को पढ़ के बनाए गए हैं। इसके अंदर PMFIS की हम फिजिकल ज्योग्राफी को देखेंगे, RB बुनेट की बुक देखेंगे, माजिद हुसैन, NCERT और इसके अलावा जो कुछ इंटरनेट से JC लियोंग जैसे है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसको काफ़ी हद तक मैंने इसमें इंक्लूड किया है और कुछ इंटरनेट का भी योगदान रहा है। तो इन सारी की सारी बुक जो कि अक्यूमुलेट करने पर लगभग 2500 पेजेस से ज़्यादा इनके बन जाते हैं, इनको मैंने क्या किया है, इनमें से आप लोगों के लिए अप्रोक्सीमेटली 160 पेजेस के यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, जो कि 170 भी हो सकते हैं क्योंकि मैं कुछ और टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ जो कि किताबों में नहीं दिया गया है, सो दैट हम जो है UPSC की प्रिपरेशन में पीछे ना रहें। मेरा मानना है कि अब आप लोगों को ये जो 2500 पेज है ये पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्योंकि जब मैंने आप लोगों को PYQ करवाए थे 2024 में मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का बताया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और कैसे वो सॉल्व हो सकते थे। मैं नहीं बोलूँगी कि केवल आप NCERT पे डिपेंड करिए, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि एक साल NCERT में से कई क्वेश्चन आ गए हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ना आए। लेकिन अब मैं आप लोगों को श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि अगर आप इन नोट्स को जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ इनका प्रिंट आउट लेंगे, मेरी तो यही बात रहेगी कि आप इनको देखिए, NCERT का चैप्टर पढ़िए, फिर इन नोट्स को पढ़िए और फिर अपने हिसाब से इन नोट्स की रेफरेंस लेते हुए अपनी खुद की नोटबुक बनाइए जिसमें आप नोट्स बना रहे हो। अगर आपके पास में इतना टाइमिंग नहीं होता है, सपोज़ यू आर डूइंग ए जॉब, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज अटेंड करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन नोट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, डिजिटली भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको इन नोट्स के अलावा और NCERT के अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए पड़ेगी। हाँ, मेंस के लिए नोट्स नहीं है, मेंस के लिए नोट्स आपको प्रीलिम्स होने के बाद में मिल जाएंगे, जो कि 300-400 पेजेस के नोट्स होंगे, वो आपको अलग से मिलेंगे। खैर फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। जिसको भी अगर ये नोट्स के बारे में नहीं पता है तो आपको मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन करना है, उस पर PDF के रूप में नोट्स को शेयर कर दिया गया है। शुरुआत करते हैं आज के दिन से। तो आज का दिन है 9 सितंबर और इसी दिन हमारे देश के बहादुर बेटे कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो जन्म लेते हैं। क्यों हमारे लिए कैप्टन विक्रम बत्रा इतने इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं, चलिए समझते हैं। देखिए इनका जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा योगदान रहा था कारगिल के युद्ध के अंदर। अब कारगिल की वॉर जो थी वो 1999 के अंदर हो रही थी। इंडिया ने हालांकि कारगिल की वॉर को यहाँ पर जीता, लेकिन उस जीत के अंदर भी हमारे कुछ बहुत ही बहादुर बच्चे जो थे या जो हमारे देश के बेटे थे उनको शहीद होना पड़ा। हम देख पाते हैं कि कैप्टन बत्रा जो है वो 9 सितंबर 1974 को जन्म लेते हैं और जुलाई 7 1999 को इनका देहांत हो जाता है लड़ते लड़ते। इसी वजह से इनको परमवीर चक्र के साथ में इनकी मृत्यु के पश्चात में नवाजा जाता है। ये 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल के अंदर यहाँ पर हम देख पाएंगे कि तैनात थे और इनका जो नाम था वो था शेर शाह।
शेरशाह यानी कि इनका जो फील्ड नेम था जो कि इनको दिया गया था। अब कारगिल की लड़ाई क्या थी, चलिए उसको भी समझते हैं। हम देख पाते हैं कि 1999 के अंदर हमने इंडिया ने एंड पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर पीस डिक्लेरेशन जो था अग्रीमेंट, उसके ऊपर साइन किए गए थे। इस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो शांति रखेंगे, पीस को यहाँ पर रखेंगे। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही महीनों के बाद में 3 मई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से कारगिल के अंदर हमें इंट्रूजन दिखाई दिया, रिपोर्ट मिले। 10 मई को ये जो इन्फिल्ट्रेशन किए गए थे वो द्रास, कास्कर एंड मुस्कोक नाम के जो रीजन थे वहाँ तक हो चुका था। जब इंडियन एयरफोर्स को इसके बारे में पता चला तो 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक जो है वो इनके खिलाफ में करनी शुरू कर दी थी। 4 जुलाई को हम देखेंगे, समय आगे बढ़ा, मई में ये शुरुआत हुई थी। 4 जुलाई को टाइगर हिल जो थी वो यहाँ पर 11 घंटे की बैटल करने के बाद में हमारे जो नौजवान थे उन्होंने वापस से रिकैप्चर कर ली थी। 13 जून को हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने तोलनिंग जो कि द्रांग के अंदर है उसको सिक्योर किया, वापस लिया। और 5 जून को इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान की इसके अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट है उसको प्रदर्शित कर दिया। और पाकिस्तान ने, हालांकि बेशक पाकिस्तान ने ना मानना चाहा हो, लेकिन स्टिल ये बात प्रूफ हो गई। 5 जुलाई को इंडियन आर्मी ने द्रास का जो एरिया था उसको रिकैप्चर कर लिया। 7 जुलाई को इंडियन आर्मी ने बटालिक जो एरिया है उसको रिकैप्चर किया। और 14 जुलाई को इंडिया ने ऑपरेशन विजय को, जो कि यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल में, जो हमारे एरियाज़ को यहाँ पर छीना जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से घुसे घुसपैठियों के द्वारा। और वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे कि कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर मिला दिया जाए और लद्दाख के रीजन से पूरे तरीके से उसको दूर हटा दिया जाए। हम देखते हैं 26 जुलाई 1999 को कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। और आज भी आप देख पाएंगे कि हर साल हम लोग 26 जुलाई को यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये आपको समझ में आया तो चलिए इन सारी जगहों को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान का एरिया, आपको पता है ये LOC को आप देखेंगे जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमें दिखाई देता है। इधर यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, तो ये कहाँ पर है, ये हम देखेंगे अक्साई चीन, जो कि चीन का कुछ एरिया है जो हमारे कश्मीर के, हालांकि आप लोगों को हम जब मैप बनाते हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर बनाते हैं, लेकिन कुछ एरिया आज भी ऐसा है जो कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर लिया गया है और कुछ एरिया चीन के द्वारा यहाँ पर कब्जाया हुआ है। इसमें से आप गिलगिट के क्षेत्र को देखेंगे, बालिस्तान को देख पाएंगे। जब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इंडिया के रीजन के ऊपर तो देखेंगे कि कारगिल जो है वो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी यहाँ पर क्या है, ऊंचा एरिया है। यानी कि जो हम बात करें हिमालय की तो हिमालय के हायर जो हिमालय है और मिडिल हिमालय और शिवालिक है, तो हम यहाँ पर मिडिल हिमालय और हायर जो हिमालय है उनके बीच के रीजन को यहाँ पर इसमें देख पाते हैं। इसी के आसपास आप लेह लद्दाख में नुब्रा वैली को देख पाएंगे तो काफ़ी ऊंचा है। अब क्योंकि पाकिस्तान वाले यहाँ से इन्फिल्टर कर रहे थे तो वो और ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर थे, इसीलिए उनके पास में क्या था, एक बेनिफिट था उनको ऊंचाई का, और हमें नीचे से जाना पड़ रहा था, तो इसी वजह से हमें थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा हो रही थी। अब हम देखते हैं कौन कौन से बैटल फ्रंट थे। हम देख पाएंगे यहाँ पर 0.4875 जो था वो देख पाते हैं यहाँ पर, जो कि ये पूरा का पूरा रीजन कारगिल का ही है, आप इसको अलग मत समझिएगा इंडिया से। ये कारगिल के इस क्षेत्र को इतना बड़ा करके बनाया जा रहा है, और ये क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इसी वजह से इनकी हिल्स और उनका नाम भी इस तरीके से रखा गया है। 0.4875 जो था इसी के ऊपर विक्रम बत्रा जो है वो शहीद हुए थे। पूरी रात तक वो लड़ते रहे, उन्होंने इसको रिकैप्चर किया और फिर सुबह उनको इतनी ज़्यादा चोटें जो थी वो आ चुकी थी कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी हिल्स यहाँ पर है जो लड़ाई का एक तरीके से हमारा
फुटप्रिंट बना हुआ था, जिसमें टाइगर हिल्स को हम देखेंगे, ये द्रास का रीजन आप देखेंगे, ये है तोलिंग, यहाँ पर नेशनल हाईवे 301 को देख पाएंगे जो कि कारगिल तक जा रहा है, फिर कारगिल से होते हुए नेशनल हाईवे 1 जो है वो नीचे आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इंडस रिवर को आप देखेंगे, ऊपर शिंगार रिवर आपको दिखाई देगी, इधर शिंगो रिवर हमें दिखाई देती है, यहाँ पर खालूभर टॉप जो है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाटा लक जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये सारी की सारी वो जगह थी जहाँ पर जो कारगिल का वॉर था वो हुआ था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑपरेशन विजय इंडिया की तरफ से यहाँ पर किया गया था कि हमें वापस से ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ये जो हिल्स हैं, इनको कैप्चर किया गया, इनको वापस से इंडिया के हिस्से में लाना है। और इसी की सक्सेस के ऊपर 26 जुलाई को यहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर सिर्फ कारगिल तक तो नहीं है, तो और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना होता है तो उस नज़रिए से हम इसको देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस के साथ में। शुरुआत होती है 1940 से। 1940 में ही हम देख पाते हैं कि जो सेपरेशन था वो मुस्लिम लीग के अंदर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो चुका था। वो लोग बिल्कुल ये मान रहे थे कि हमें दोबारा से पाकिस्तान ही चाहिए, यानी कि पहले भी उन्होंने एक ऐसी जो मांग है वो दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर गांधी जी जो थे वो इसके पूर्ण खिलाफ में थे। अब 1940 के समय में जो हमारे अदर लीडर थे वो भी इसके खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे 1947 तक पहुँचते पहुँचते, खासकर 1946 तक हम देख पाते हैं कि कैसे अलग जो हमारे लीडर्स थे, जो कि उस समय पे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, उन्होंने इस मांग को मानना शुरू कर दिया था। अगस्त 47 में इंडिया एंड पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस जो है वो हो जाती है ब्रिटेन के अंदर। 14 अगस्त जो है वो मनाया जाता है एज ए पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे एंड 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज ए इंडियन इंडिपेंडेंस डे। इसी समय के बाद में जस्ट 2 महीनों पश्चात आप देखेंगे कि कैसे अक्टूबर 1947 में पहला कश्मीर को लेकर वॉर जो था वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया था। अगेन रीज़न वही है कि इंडिया का मानना है कि कश्मीर का ये भाग हमारा है, पाकिस्तान का कहना है कि नहीं ये भाग हमारा है। 1950 तक आगे जब बढ़ते रहे तो ये थोड़ा थोड़ा छिटपुट करके इस प्रकार से जो लड़ाइयाँ थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, वो होती रही। फिर 1960 और 1970 के दशक के बीच के अंदर अगस्त 1965 में सेकंड कश्मीर वॉर, जो कि एक बड़ा युद्ध था, वो शुरू होता है। उसके बाद दिसंबर 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर होती है बांग्लादेश को लेकर। अब बांग्लादेश यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, जो कि क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, यानी पाकिस्तान का ही हम देखेंगे पूर्वी भाग, जो कि अपने आप को आज़ाद करके बांग्लादेश एज अ कंट्री बना लेता है। मई 1974 को इंडिया पाखरान के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट करता है, जो कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से यहाँ पर किया जाता है। और इसके बाद में अगेन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, इस समय पे हम देखते हैं इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर थी, और हम इस समय पे देख पाएंगे यूएसए से लेकर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी। यूएन के अंदर भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था। फिर 1989 में हम आगे बढ़े और कश्मीरी इंसर्जेंसी जो है वो यहाँ से शुरुआत होनी शुरू हो गई। यानी कि आप देख पाएंगे कि कश्मीर में हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता था, हमेशा से जो कश्मीर के लोग थे वो आर्मी के खिलाफ नहीं थे, इंडिया के खिलाफ नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो किया जाने लगा पाकिस्तान के जर्नल के द्वारा कि अब इंडिया को हमें अंदर से ही खोखला करना है, क्योंकि युद्ध तो हम जीत नहीं पा रहे हैं, बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम इंडिया को अंदर से ही खोखला करेंगे और अंदर से ही उन्हीं के लोगों को उन्हीं से लड़ाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है इंटरनल सिक्योरिटी की, जो कि जीएस पेपर 3 में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर मई 1998 के अंदर इंडिया ने पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो है उसको किया, और पाकिस्तान ने यहाँ पर चगाई न्यूक्लियर टेस्ट किए चाइना की मदद के साथ में। इंडिया ने इसी समय पे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, बोला कि ठीक है न्यूक्लियर पावर हम भी बन गए हैं, न्यूक्लियर पावर इस समय पे पाकिस्तान भी बन गया है।
लेकिन इंडिया जो कि हमेशा शांति फैलाना चाहता है, जो कि हमेशा दिखाना चाहता है कि कैसे जैसे श्री कृष्ण यहाँ पर मानते थे कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही घर है, हम उसी तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे कि देखिए हम कभी किसी के ऊपर कोई हमला पहले नहीं करेंगे। हाँ, तो न्यूक्लियर अगर हमला भी होगा तो भी हम रिटेलिएट करेंगे, यानी कि अगर हमारे ऊपर हमला हो गया तो हम इतना स्ट्रोंगर हमला करेंगे कि पूरे के पूरे उस जगह को ही ख़त्म कर देंगे। ऐसा यहाँ पर इंडिया ने अडॉप्ट किया। मई 1999 में हमने देखा केरला वॉर जो है, कारगिल वॉर जो है वो बिगिन हो चुकी थी। 2001 में इंडिया के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया, ये स्टोरी सबको पता होगी। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग हमें दिखाई दी इंडिया में। 2008 में मुंबई अटैक्स देखने को मिले जो कि ताज जो होटल है उसके ऊपर हुए थे। फिर 2019 में हम पुलवामा अटैक को देख पाते हैं, जो कि आप लोगों को पता है पुलवामा के क्षेत्र के अंदर एक पूरी की पूरी जो कार थी 14 फरवरी को वो यहाँ पर आर्मी के जो टैंक थे जिसके अंदर सोल्जर्स बैठे हुए थे उनके साथ आकर टकरा जाती है और उस कार के अंदर बहुत सारे बॉम्ब से रिलेटेड जो था मटेरियल था, जिसकी वजह से बहुत बड़े विस्फोट हुए और बहुत सारे हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। फिलहाल इसके बाद में कोई बहुत दुर्घटना हमने आपस में लड़ते हुए अभी तक नहीं देखी है। ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यहाँ पर क्वाड ग्रुपिंग को समझते हैं। देखिए IR हमारा GS पेपर 2 में हमें पढ़ना होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। IR में देखते हैं कि कैसे क्वाड जो है उनकी मीटिंग यहाँ पर USA के अंदर शेड्यूल कर दी गई है सितंबर 21 को। सबसे पहले तो क्वाड होता क्या है? क्वाड हम देख पाएंगे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 4 देशों के समूह से बनी हुई है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज क्वाड। क्वाड यानी कि 4, ट्राई मतलब कि 3, ड्यू यानी कि ड्यूअल जो होता है 2। तो इस तरीके से हम बात करें तो क्वाड के अंदर हम देख पाते हैं USA को। क्वाड के अंदर हम दूसरा मेंबर देखेंगे इम्पोर्टेंट इंडिया को। थर्ड मेंबर ऑफ क्वाड इज जापान एंड फोर्थ मेंबर यहाँ पर हमें दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। अब ये चारों कंट्री आप देख पाएंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री हैं आज के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से। देखिए क्वाड के अंदर ना अभी कुछ समय पहले जस्ट 2021 के समय पे थोड़ा सा बदलाव आया था। क्वाड से इस 2021 से पहले क्वाड में क्या होता था कि हमेशा यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में मिलते थे, साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी मिलते थे और वो आपस में मिलके विचार करते थे कि किस प्रकार से हमें चाइना को यहाँ पर बचाकर थोड़ा सा पीछे धकेल कर रखना है और जो इंडियन ओशन है उस इंडियन ओशन को सेफ बना कर रखना है सभी के लिए। ट्रेड अच्छे से हो रहा है, उसमें उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो वो अच्छे से किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो क्वाड के मेंबर्स बात करते थे। हालांकि हम देखते हैं कि जब ये स्ट्रेटेजिक इसमें बदलाव किया गया तो इसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दी गई। इम्पोर्टेंस कब दी गई होगी? क्योंकि साथ में चाइना का इन्फ्लुएंस को बढ़ते हुए देखा। चाइना एज ए इंक्रीजिंग ए पावर, तो USA ने सोचा कि हम भी इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे के पूरे को, और हम इसके तहत में अपनी सिक्योरिटी को और जो भी हमारे बायलैटरल रिश्ते तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर क्या है मल्टीलेटरल रिलेशन की बात हो रही है, इनके ऊपर ध्यान देंगे, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, एक्सरसाइजेस करवाएंगे, डिफेंस पे पूरा पूरा फोकस करेंगे, ट्रेड पे पूरा पूरा फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की सोची और उसके लिए इसको क्या कर दिया गया, इसको टॉप लीडर्स के लेवल पे बढ़ा दिया गया। यानी कि अब फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं बल्कि स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर आपस में आकर हर साल मिलेंगे। अब देख पाते हैं यहाँ पर आप जो बाइडेन को देख पाएंगे जो कि USA के हैं, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट, यहाँ पर आप जापान फुमिनो किशिदा, यहाँ पर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि
नरेंद्र मोदी जी। तो इन सबको आप देख पाएंगे, ये हिरोशिमा के अंदर सबमिट हुआ था, जो कि जापान में है, 2023 का उसकी फ़ोटो है। 2024 में ऐसा सपोज किया गया था कि इंडिया अपना पहला क्वाड को होस्ट करेगा इस बदलाव के बाद में, जब यहाँ पर टॉप लीडर्स मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रीज़न अभी हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिलहाल के लिए जो मीटिंग है ये 21 सितंबर को यूएसए में रख दी गई है। हालांकि अभी तक वेन्यू हमें नहीं पता चला है। रीज़न क्योंकि यूएसए के अंदर भी इलेक्शन का माहौल है, प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि किस जगह पर ये जो है वो होने वाला है। खैर, इसके अंदर एजेंडा क्या क्या होगा। देखिए, क्वाड का जो एजेंडा होता है ना मीटिंग के अंदर, इसमें 4 फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बात की थी, जिसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो देने की भी कोशिश की जा रही है, डिज़ास्टर रिलीफ, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डेब्ट क्राइसिस, सस्टेनेबल तरीके से उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, कर्ज को जो सभी देशों के ऊपर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वार्तालाप यहाँ पर होगी। फिलहाल हम थोड़ा सा और ग्रुपिंग को देखेंगे कि ऐसी और क्या क्या ग्रुपिंग है। जैसे कि क्वाड में हमने देखा जापान, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यूएसए को, इधर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, यहाँ इंडिया को देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अगर वर्ल्ड मैप को मैं यहाँ पर बनाऊँ, और ये किस चीज़ के लिए है, ये है यहाँ पर दिस इंडियन ओशन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस इंडियन ओशन की सेफ्टी के लिए। अब क्वाड में बात करें तो ऐसे और भी ग्रुप हैं, चलिए उन भी और भी ट्रेड एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग को देखते हैं। सबसे पहले है आसियान, जिसके अंदर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड म्यांमार, ये टोटल कंट्री आपको दिखाई देती हैं। टोटल ये 10 देश हैं जो ये बनाते हैं। इसके अंदर इंडिया एज अ मेंबर नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, लेकिन इनका कोऑपरेशन इंडिया को बहुत पसंद है, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। ये इंडिया को आप देख पाएंगे, और चाइना इनके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस बना रहा है, तो इंडिया इनको खो तो नहीं सकता है। नाउ इसके अलावा जब हम बात करते हैं CPTPP की, तो ये हम देख पाते हैं, इसमें है मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, पेरू, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड मैक्सिको। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, ये ट्रेड से रिलेटेड। इसके अलावा हम देख पाएंगे USMCA। अब ये क्या है, US से हम देखेंगे US से बन जाता है, M से बनता है मैक्सिको, एंड यहाँ पर CA से बनता है कनाडा। तो ये ग्रुपिंग है जो कि यहाँ पर 3 देशों के समूह की बनी हुई है। देन देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है 5 आइज़ के नाम से, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये बनाया गया है, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA, इनको हम देखेंगे। यहाँ पर एक और ग्रुप है जो कि जाना चाहता है ऑक्यूज के नाम से। अब ये ऑक्यूज क्या है, AU से बनता है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी A से बनता है ऑस्ट्रेलिया, UK से बनता है US, यानी कि USA बन जाता है। क्वाड यहाँ पर आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया एंड जापान, आप इसको भी देख पाएंगे। नाउ अभी समय तो बहुत हो गया है, अब टाइम है इंट्रो का। देखिए, जो मेरे स्प्रिंटर्स बच्चे हैं, यानी कि मेरे साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए, वो इस भाग को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो आज पहली बार इस वीडियो को देखने आए हैं, मैं न्यूज़पेपर का आपको एनालिसिस करवा के देती हूँ, और वो भी UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देती हूँ। अब मुझे पता है कि UPSC में अलग अलग तरीके से करंट अफेयर की महत्वता है। जैसे कि UPSC के अंदर प्रीलिम्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए आगे बढ़ूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। अब ये जो प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी होती हूँ, इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ा चुकी होती हूँ। आपको जस्ट कोशिश करनी है कि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। इसके अलावा मेंस में अलग अलग खबरें आती हैं, जैसे अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से खबरें पढ़ी। तो इस प्रकार के जो अलग अलग पार्ट ऑफ सिलेबस है और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर आया है, उसको हम पढ़ते हैं मेंस के अंदर। फिर प्रीलिम से रेलिवेंट न्यूज़ होती है, जिनको हम बहुत ज़्यादा डीप में ना जाकर जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं, सो दैट अगर प्रीलिम्स के अंदर इनमें से सवाल आए तो हमें पता हो।
उसके बाद मैपिंग एक इम्पोर्टेंट भाग है जो कि प्रीलिम्स के अंदर ही पूछा जाता है। अब मैपिंग की बात करें तो देखिए, मैपिंग अगर आप बैठेंगे नोट्स बनाने के लिए तो अलग से आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मैपिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बिल्कुल एकदम से रट लेंगे। देखिए मैपिंग क्या होगी ना, अगर आप रोज़ यहाँ पर करते हुए चलेंगे एक एक न्यूज़ को, एक एक जगह को, तभी आप गहराई से उस चीज़ को समझ पाएंगे, अदरवाइज मैपिंग कुड बी डिफ़िकल्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट वोकेबलरी, अब यूपीएससी के एग्जामिनेशन में इंग्लिश का यहाँ पर एक जो लैंग्वेज है वो पेपर होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीसेट का एग्ज़ाम है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो ओवरऑल वोकेबलरी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसी वजह से वोकेबलरी को भी हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। तो आप लोगों को बताना है कि फॉलोइंग कंट्री में से कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनका बॉर्डर ब्रुनाई आइलैंड जो है उसके साथ में लगता है। अब आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम पे जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी उसके मैपिंग सेगमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को ब्रुनाई को पढ़ाया था, क्योंकि पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे, गए थे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वो था। अब आपको बता देना है मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन चारों में से कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। क्या वो इकलौती एक कंट्री है, दो है, तीन है, या चारों की चारों हैं? जल्दी से आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल मैं आप लोगों को आंसर बता रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को रोकने के लिए लास्ट तक रखूँ, वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए शुरुआत में मैं आपको बता देती हूँ, ओनली वन इज़ द आंसर। कौन सा आंसर होगा? केवल और केवल मलेशिया। कैसे? मलेशिया कैसे हो सकता है कंट्री के चारों तरफ? देख लीजिए आप खुद ही, ये हमें मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप के अंदर आप वियतनाम को देखेंगे, इधर कंबोडिया है, यहाँ पर थाईलैंड आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो जावा सी को देख पाएंगे। अब मलेशिया का जो हिस्सा है उसके साथ में हम बात करें ब्रुनई की, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ब्रूनो के साथ में, नो। यहाँ पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ऊपर आप मलेशिया को पूरी बाउंड्री जो है वो लगाते हुए देखेंगे। मलेशिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो लग रही है सुलू सी के साथ में, नीचे इसकी बाउंड्री लग रही है सेलिबियस सी के साथ में। यहाँ पर आप सुलू आर्क देखेंगे जो कि यहाँ पर अगेन मिला रही है। ऊपर आप छोटे छोटे आइलैंड्स देखेंगे जिनका नाम है स्पैटली आइलैंड्स। ऊपर है साउथ चाइना सी जिसके साथ में बाउंड्री अगेन मलेशिया शेयर कर रहा है। इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर सिंगापुर को देख पाएंगे, तो यहाँ पर ये अलग एरिया हमें दिखाई देगा। इंडोनेशिया का ही बचा हुआ भाग भी इधर दिखाई देता है। अब इसी मलेशिया के अंदर ये जो आप भाग देख रहे हैं ये क्या है? दिस बिकेम्स ब्रुनई। तो ब्रुनई क्या हो जाता है? इसकी जो कैपिटल है वो है बंदार सिरी भागवन, और इसकी पूरी की पूरी ये जो बाउंड्री है वो केवल और केवल मलेशिया के साथ में शेयर हो रही है, और ऊपर यहाँ पर साउथ चाइना सी को भी हम इसके साथ में देख पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मैप से लेकर जानी है तो देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सुलू वेस्ट आइलैंड्स है उसके बीच में और इंडोनेशिया के बीच में हम मकासार स्ट्रेट जो है उसको देख पाते हैं। इसी में एक है गल्फ ऑफ बानी और दूसरा यहाँ पर है गल्फ ऑफ तोमानी। देखिए गल्फ में और बे में क्या फ़र्क होता है? जब ऐसी ही जगह को हम बे ऑफ बंगाल बोल देते हैं जो तीनों तरफ से यहाँ पर लैंड से लगा हुआ है और फिर ओशन में खुला हुआ, वो बे हो गया। गल्फ का मतलब है उसका छोटा भाग, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, तो ये आप गल्फ को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और नोट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जो आपको हैंडल दिया गया है अगर आप टेलीग्राम के सर्च बार में इसको डालेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। नोट्स आपको कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ये देखिए हैंड रिटन नोट्स होंगे जो इस प्रकार से मिलेंगे। सारी चीज़ों का मैंने पूरा फोकस किया है, तो आप आराम से जाके डाउनलोड इनको कर लीजिए और बेनिश्चित होकर आराम से पढ़िए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 हेल्थ के सेगमेंट में। अब हेल्थ में कैसे इम्पोर्टेंट है चलिए समझते हैं। देखिए सेंटर ने एक नया अप्रूवमेंट किया है ट्रीटमेंट के लिए जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए होने वाला है। अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है इसका नाम होगा BPALM रेजिमेन।
टीबी की बात करें यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, टीबी कैसे बना होता है, टी एंड बी ये जो दो शब्द हैं ट्यूबरक्लोसिस के उसको जोड़कर इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है। और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपकी लंग्स को यहाँ पर क्या करता है, प्रभावित करता है यानी कि अफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटेबल है, उसको रोका जा सकता है होने से, और साथ में क्यूरेबल भी है यानी कि उसका इलाज भी यहाँ पर किया जा सकता है। प्रिवेंशन कैसे हो, प्रिवेंशन ये है कि आप पहले ही मेडिकल इंटरवेंशन अपने जीवन में रखें। अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से जाकर डायग्नोसिस करवाइए। हाइयर रिस्क में जो HIV पेशेंट्स हैं वो हमेशा ही रहते हैं टीबी के लिए, तो अगर वो किसी को भी पता चल गया तो वो पहले ही उसके टेस्टिंग डायग्नोसिस वगैरह करवाते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट गुड कफ हाइजीन यहाँ पर रखनी चाहिए, यानी कि जब भी आप खांस रहे हैं तो एक या तो मास्क पहनिए या फिर कॉन्टैक्ट वगैरह को अवॉइड कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर ना खांसिए, किसी दूसरा अगर कोई ऐसे कर रहा है तो ड्रॉपलेट से बचिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि मैम आपने सिम्टम्स की बात की थी, सिम्टम्स की बात की थी तो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें टीबी के अंदर देखने को मिलते हैं। टीबी के अंदर आप चेस्ट पेन को देखेंगे, इसमें आप वीकनेस महसूस करते हैं, वेट लॉस हो जाता है, फीवर आता है, रात को बहुत पसीना आता है और लंबे समय तक जो कफ है वो आपके अंदर रहती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपको खांसी आती रहती है। कोजेस, किस कारण से टीबी होता है, इसका जो सबसे बड़ा कोज है वो है यहाँ पर दिस इन्फेक्शन। ये कौन सा है, हम यहाँ पर देख पाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। ये ट्यूबरक्लोसिस इसी बैक्टीरिया के नाम पे इस बीमारी का नाम भी रखा गया है जो कि है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये कॉफिंग की ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है और ये पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग समय तक एक्सपोजर जब किसी का आप कर रहे हो और ऐसा वायरस बैक्टीरिया आपके आसपास में घूम रहा है तब ये आपको हो सकता है। फैक्ट की बात करें तो देखिए WHO ने बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर लगभग 1.6 मिलियन लोगों की डेथ जो है, यानी कि लगभग 16 लाख जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड टीबी की वजह से एक साल में। ये 30th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ देखने को मिलता है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले हम हार्ट अटैक को देख पाते हैं, उसके बाद हम अदर जो बीमारियां हैं उनको देखेंगे और ये 13वें नंबर पे आता है अगर हम डेथ के कारणों की बात करें वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने एम किया है कि उसको UN के द्वारा टीबी रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2025 तक उसको कंप्लीट करना है इंडिया में, क्योंकि ये ग्लोबल जो टारगेट है वो 2030 तक दिया गया है, लेकिन इंडिया चाहता है कि इंडिया खुद इसको 5 साल पहले कवर करे और इंडिया से इसको ख़त्म करे। अब आप लोग सोचेंगे कि इंडिया ऐसा चाह रहा है तो शायद इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है वो कम होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो इंडिया में हाईएस्ट बर्डन है वर्ल्ड के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर इंडिया से ज़्यादा टीबी के पेशेंट्स देखने को मिले। पहले नंबर पर इंडिया आता है, दूसरे नंबर पर चाइना, और इतना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है। इंडिया में लगभग 37% जितने भी टीबी के पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं उसका 37% इंडिया में है, और चाइना जो भी दूसरे नंबर पर है उसमें केवल 7 से 8% ये मात्रा है। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा बोझ टीबी का इंडिया के ऊपर है। तो इसी वजह से इंडिया में प्रोग्राम भी होंगे। इंडिया में इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो है निक्षय प्रोग्राम। निक्षय प्रोग्राम जो है उसके अंदर निक्षय मित्रास को यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप्स को रखा गया है ताकि वो टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें और उनके ट्रीटमेंट में लगभग 6 महीने का पीरियड होता है उसके ऊपर वो उनका ध्यान रखें प्रॉपरली। फ्री ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ और डायग्नोसिस टीबी के पेशेंट्स को दिया जाता है सो दैट इसको हम ख़त्म कर सके। निष्क्रिय पोषण योजना भी है यहाँ पर ताकि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको इस बीमारी से लड़ते समय न्यूट्रिशन की, पोषण की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो वो पोषण उनको प्रोवाइड हो सके, मिल सके। ये हम देख पाएंगे। अब ये जो नई एंटी ड्रग बनाई गई है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हाई सक्सेस रेट के साथ है। पहले जो टीबी को लगभग यहाँ पर 18 से 24 महीने का समय लगता था ठीक होने में, जिनको भी यहाँ पर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि अब दवाइयाँ उनके ऊपर असर कर ही नहीं रही थी और उनको 18 से 24 महीने तक लगातार दवाइयाँ लेनी होती थी। अब उनको ये जो दवाई है वो 6 महीने के ऊपर लेकर आ चुकी है।
पूरा का पूरा टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। कल को अगर आपको इंडिया के एम के ऊपर यानी कि टीबी से रिलेटेड हमारा जो बर्डन है 10 नंबर के क्वेश्चन में 250 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली ये सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बढ़ते हैं जो कि है जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट, और पॉलिटी में हम इसको देख पाएंगे। पॉलिटी के अंदर भी जुडिशरी की यहाँ पर बात हो रही है, एंड जुडिशरी में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो किसी सिंगल चार्टर जज की वजह से नहीं होनी चाहिए, यानी किसी सिंगल जज ने, एक इंडिविजुअल है जिन्होंने बोला कि इसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट कीजिए, वो नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड भी कोलैबोरेटिव, यानी कि मिलजुल कर कोलैबोरेट कर कर यहाँ पर जज को अपॉइंट किया जाना चाहिए। नाउ गवर्नमेंट का इसके प्रति थोड़ा सा अलग रवैया था। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट ने भी बोला कि कैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट और खासकर सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस चीज़ को नकार दिया था और एस्टैब्लिश किया था कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो जज होते हैं उनका या तो उनको अपॉइंट करना, उनको एक पदवी देना, या उनका कहीं पर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो केवल एक जज की बुनियाद पे ना हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट है उनसे ये कॉलेजियम सिस्टम निकला है। और उसमें जो कॉलेजियम है फॉर द टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जो जजेस है वो और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब मिलकर उस इंसान को नॉमिनेट करे, और फिर प्रेसिडेंट, आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं ऑफिशियली, लेकिन उनको बताना कि कौन यहाँ पर जज बन सकता है, ये काम कॉलेजियम सिस्टम का होना चाहिए। सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में, जब सेकंड जजेस केस यहाँ पर चल रहा था। ये सेकंड जजेस केस क्या है? तीनों जजेस केसेस को मैं आपको पहले बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस जरा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहले जब ये बना था तो इसमें कंसल्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी प्रेसिडेंट किसी जज को अपॉइंट करेंगे तो दो जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ में कंसल्ट करके, उनके साथ में विचार लेकर उनके, तब यहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। फिर हाउ मैनी जजेस आर कंप्राइज्ड? 1998 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉलेजियम को थोड़ा और बढ़ा देता है और इसको 5 मेंबर बॉडी बना देता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो हेड किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और 4 अदर जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे एपिक्स कोर्ट के वो भी इसमें आएंगे। हाई कोर्ट के अंदर भी कॉलेजियम है, इसको भी हम देखेंगे कि 5 मेंबर बॉडी ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो हेड होगा वो होगा चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स इसमें एड्रेस की गई थी। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉलेजियम सिस्टम को 5 मेंबर बॉडी बनाया, तब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स इसमें आ रही थी, जैसे कि 2 जजेस हैं तो वो कोई एक चाहता है किसी और को, कोई दूसरा चाहता है किसी और को, तो वो कंसल्टेशन ढंग से बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमें दोनों की सहमति चाहिए थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। अब हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसके पीछे क्रिटिसिज्म क्या है, कॉलेजियम सिस्टम से क्या प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का बोलना है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। दूसरा बात यह है कि लॉयर्स को पता ही नहीं होता है कि उनका नाम एलिवेशन के अंदर है या नहीं है। और तीसरी बात यहाँ पर है कि सबसे बड़ी जो बात है दैट इज़ नेपोटिज्म, यानी कि फेवरेटिज्म देखने को मिल सकता है कि कुछ जजेस हैं उनको जो इंसान पसंद है ज़्यादा वो उन्हीं को यहाँ पर आगे अपॉइंट करवा सकते हैं। इसी वजह से हम देख पाएंगे कि सिस्टम जो है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, अब 2 चीज़ें हैं इसमें, हमेशा याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट भी और ट्रांसफ़र भी। इसके लिए अलग अलग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो हमारे सामने आया है। हालांकि ये कोई भी पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इससे रिलेटेड क्या है जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की? आर्टिकल 124 का जो सबसेक्शन 2 है एंड आर्टिकल 217, ये दोनों ही आर्टिकल बात कर रहे हैं। आर्टिकल 124 बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, और आर्टिकल 217 बात कर रहा है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में।
इसमें पहले ही बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो जब कंसल्टेशन कर लेंगे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और तब उनको लगेगा कि नेसेसरी फील होगा कि किस जज से मुझे कंसल्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर अपॉइंटमेंट किसी भी जज का कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी प्रोसेस नहीं बताया है, ये नहीं बताया है कि क्या प्रोसेस होगा, उनका नाम प्रेसिडेंट को कौन सजेस्ट करेगा, वो कैबिनेट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा, कौन वो होगा। तो प्रोसेस नहीं बताया, तो किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है, यानी कि पहले वो कानून लेकर आए या फिर जुडिशरी के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब इस सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये बना कैसे। सबसे पहले आता है फर्स्ट जजेस केस, जो कि 1981 में देखने को मिलता है। इस केस के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अपॉइंटमेंट के लिए है, तो इसी वजह से जजेस केस के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो कंसल्टेशन इन आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 जो है, उसका मतलब कंकरेंस नहीं है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बात को मानेंगे ही मानेंगे। तो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी यहाँ पर देखने को मिल गई कि प्रेसिडेंट चाहे तो, अगर उन्होंने फॉर सपोज कीजिए आज के समय पे हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने कॉल करके हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनसे बात की। उन्होंने बोला इस सिस्टम के अकॉर्डिंग 1981 में जो आया, उन्होंने बोला कि मिस्टर एक्स नाम के एक जज हैं जो 10 साल से यहाँ पर हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं, और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी है तो मैं उनको जज अपॉइंट करना चाहती हूँ, आपका इसके बारे में क्या विचार है। उन्होंने विचार दिए कि नहीं मैम, ये तो ठीक नहीं रहेगा, उनके बारे में छवि हमने कुछ गलत सुनी है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो उनके विचारों को माने, यानी कि कंकरेंस नहीं है। प्रेसिडेंट ने फ़ोन काटा और प्रेसिडेंट ने उनके पास में नोटिस भेजा कि आप अब बन रहे हैं और आप अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। तो ये केस था यहाँ पर 1981 में। फिर होता है सेकंड जजेस केस, जो कि होता है 1993 में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली जजमेंट थी उसी को ओवर रूल कर दिया कि ये गलत जजमेंट है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल कंसल्टेशन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वता देते हैं। यहीं से निकला कॉलेजियम सिस्टम, जो कि प्राइमेसी यानी कि जो कि सुपीरियर थिंग थी यहाँ पर वो देता है जुडिशरी को। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम का भाग बना दिया गया। थर्ड जजेस केस होता है 1998 में। इन सभी के आप ईयर जो हैं वो याद रखेंगे फॉर मेंस एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। सुप्रीम कोर्ट ने, हमें पता है, 4 मोस्ट सीनियर जजेस कोर्ट एंड CGI के साथ में इसको बढ़ाकर 5 मेंबर बॉडी कॉलेजियम सिस्टम बना दिया। करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम वही है, CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में CGI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे, कुछ समय पहले थे, लेकिन अब ये वहाँ पर भी 4 हो चुके हैं। क्रिटिसिज्म इसके पीछे वही है, नेपोटिज्म यहाँ पर हो सकता है। एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है, कोई प्रोसीजर नहीं है अपॉइंटमेंट का कि कैसे यहाँ पर होगा। और जब बात करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, NGAC की, जो कि गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो ये एक अटेम्प्ट था कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पर रिप्लेस करने का। इसके अंदर कमीशन बनाया जा रहा था जो कि जजेस को अपॉइंट करेगा। NGAC एस्टैब्लिश किया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 2014 में लेकर आया गया था। लेकिन ये जो NGAC एक्ट था उसको असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है। जुडिशरी जो है उसकी जो निर्भरता है उसको ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब इनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं मेंस के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो इसलिए हम इतना डिटेल में जा रहे हैं।
एनजीएससी और कॉलेजियम सिस्टम को देखें तो कॉलेजियम सिस्टम हम पहले ही समझ चुके हैं। एनजीएससी के अंदर एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें यहाँ पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसको चेंज करने की बात की। अब ये 13 अगस्त 2014 को पास किया गया लोकसभा में और 14 अगस्त को राज्यसभा में एक दिन के बाद ही इसको पास कर दिया गया था। इसके अंदर 6 लोगों को होना चाहिए था, जिसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसके अलावा एक लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री और 2 एमिनेंट पर्सन, 2 ऐसे योग्य इंसान जो कि इसमें होने के हकदार हो सकते हैं। क्रिटिक्स ने जब जजेस की बात हुई तो उन्होंने बोला कि देखिए इसके अंदर जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों को यहाँ पर इन तीनों लोगों के साथ में भी क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों की। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें आरबीआई की यहाँ पर जब हम बात करते हैं काउंसिल कमेटी की, जो कि आपकी बात करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसमें भी देखने को मिलता है। इसमें भी हम 3 मेंबर ऑफ आरबीआई देख पाएंगे और 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और फिर ये मिलकर मीटिंग करने के बाद में कोई भी जो फैसला होता है उसके ऊपर सामने आते हैं। खैर फिलहाल ये डिबेट ही है, बची हुई है। एक तरफ हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, और एक तरफ हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा हो जाता है एनजीएसी के ऊपर। दोनों के बीच का बैलेंस कैसे हो, क्या ये जो सिस्टम है वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, दैट इज़ वाई वहाँ पर क्रिटिक्स आ रहे हैं। तो बीच का बैलेंस क्या हो सकता है ये आपको सोचना है और कमेंट के अंदर बता देना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव साइड में ही होना चाहिए। नाउ अब हम करेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल को। आर्टिकल बात कर रहा है कि एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर काउंसिल अथॉरिटी जो है उसके द्वारा यहाँ पर ऐसी 19 स्टेट है जिनके पास में एक लेटर भेजा गया है जो कि बात कर रहा है कि कैसे जो टाइगर का जोन है वहाँ पर कुछ लोग हैं जो रेसिडाइज करते हैं, रहते हैं, उनको हटा दीजिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर द टाइगर रिजर्व अगर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसके प्रति यहाँ पर एपिक्स टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये है नेशनल एनटीसीए, और ये अथॉरिटी इस तरीके से बनाई गई है कि ताकि ये पूरा का पूरा फोकस करे टाइगर्स को यहाँ पर इंडिया के अंदर कंजर्व करने में, संरक्षित करने के अंदर। इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 के तहत में, और हम देख पाएंगे कि इसी वाइल्ड लाइफ एक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये भी देख पाते हैं कि कैसे बहुत सारी फैमिलीज़ को और बहुत सारे गांव को, क्योंकि इन्होंने जो नेशनल रिजर्व था उसको अलग अलग भागों में बांट दिया, जिसमें बफर जोन, जिसके अंदर अदर जो पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे, कोर जोन को देख पाएंगे। तो उस कुछ ऐसे हिस्से थे जिसमें जो लोग हैं वो आ सकते हैं, कुछ चीज़ों को ले सकते हैं, कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें उनकी एंट्री ही अलाउड नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को डिसलोकेट होना पड़ रहा है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में देखें तो ये जो डिसलोकेशन होता है ये वॉलंटरी होता है, कॉन्सेंसुअल होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करके अपनी इच्छा से मान के जितना उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, दूसरी जगह दी जा रही है रहने के लिए, तभी वो ये डिसलोकेशन करते हैं, यानी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। अभी कुछ एक्टिविस्ट इसके ऊपर अच्छा प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, इन सभी की वायलेशन है, क्योंकि आप स्टेट के ऊपर क्या कर रहे हो, ये लेटर भेज कर उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हो। वो कोशिश करेंगे स्पीड से इस काम को निपटाने की, जिस काम में वो बहुत सारे लोगों के साथ में अनफेयर और इलीगल हो सकते हैं। फिलहाल बात करें इंडिया के टाइगर रिजर्व्स की, तो हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर टोटल 53 टाइगर रिजर्व अलग अलग स्टेट में हम देख पाएंगे, जो कि केवल 19 स्टेट के अंदर ही हमें मिलते हैं।
कौन कौन से शुरुआत हम ऊपर से करेंगे तो देखते जाएंगे। यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है जो कि टाइगर रिजर्व भी है। फिर उत्तराखंड के अंदर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखेंगे जो कि ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है और बड़ा भी है सबसे। फिर हमारे यहाँ पे फिलभिट टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि नेशनल पार्क को हम देख पाएंगे यहाँ पर अगेन मध्य प्रदेश के एरिया के अंदर। फिर हम आसाम में आएंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को देखेंगे। पक्के टाइगर रिजर्व, औरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग नेशनल पार्क, नामपदा नेशनल पार्क, कामेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम आपको कोशिश करना है कि कौन से स्टेट में है उसके साथ में याद हो जाए। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेंस में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप इन सभी के नाम लिखने को बैठेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में इससे 1-2 सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इन एरियाज़ को। देखिए, जब नेशनल पार्क की बात आती है ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की तरह उनको नोटिफिकेशन के थ्रू अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको नोटिफाई करती है कि कौन सी जगह को यहाँ पर एक नेशनल पार्क माना जाएगा। और उनको जो सुरक्षा दी जाती है वो दी जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में, जो कि बना है यहाँ पर 1972 के अंदर। अब देखिए, जब नेशनल पार्क की हम बात करते हैं तो इनमें फ़र्क क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंसान जो है वो जा सकते हैं, नेशनल पार्क के अंदर भी लोग जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर रहने वाले लोगों के कुछ अधिकार जो होते हैं उनमें डिफरेंस हमें दिखाई देता है। जैसे कि कुछ सर्टेन ऐसे राइट होते हैं जो नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर परमिटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर नेशनल पार्क्स को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं हम देख पाएंगे। जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन, उससे दूसरा भाग होता है बफर जोन और तीसरा होता है कोर एरिया। अब यहाँ पर आप अलग अलग शब्दों को देख पा रहे हैं। इसमें टी से मतलब होता है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, आर से मतलब होता है रिसर्च। यानी कि जो ट्रांजिशन जोन है उसमें आप टूरिज्म भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, तो आप फुटप्रिंट्स भी देखेंगे। और सेटलमेंट, यहाँ पर लोग आराम से रह भी सकते हैं, घर बनाकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर हम बफर जोन में जाते हैं जिसके अंदर रिसर्च की जा सकती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, यानी स्कूलिंग वगैरह हो सकती है, सेटलमेंट भी हो सकती है, लोग रह भी सकते हैं, गांव भी हो सकते हैं, एंड टूरिज़्म भी हो सकता है। लोग चाहे तो यहाँ पर टूरिज़्म कर सकते हैं। इसी नेशनल पार्क के तीसरा जो हिस्सा है उसको बोला जाता है कोर एरिया। और यहाँ पर ना तो आप टूरिज़्म कर सकते हैं, कोई भी इसके एरिया के अंदर नहीं आएगा, ना कोई सेटलमेंट होनी चाहिए, ना कोई एजुकेशन होनी चाहिए और ना ही कोई रिसर्च हो। केवल और केवल मॉनिटरिंग हो जो कि की जाएगी यहाँ पर एपिक्स बॉडीज़ के द्वारा, और वो भी एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रीली घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। तो ये वो सिस्टम है जो आपको याद रखना है एनवायरनमेंट के अंदर। बात करें अगर बायोस्फीयर रिजर्व की भी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी नेशनल पार्क को देखा और बायोस्फीयर रिजर्व को भी देखा, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड टेरिटोरियल मरीन या कोस्टल जो इकोसिस्टम है उसके होते हैं। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की टर्म्स यहाँ पर दी है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्पेस जहाँ पर आप लर्निंग भी कर सकें लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में, और साथ ही में यहाँ पर कंजर्वेशन होता हो वाइल्ड लाइफ का, प्लांट्स का, एनिमल रिसोर्सेज का, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स जो हैं उनका भी। तो आप देखेंगे जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की तो यहाँ पर ट्राइब्स को भी उतनी ही महत्वता दी गई है जितनी एनिमल्स को दी गई है। दोनों को ही कंजर्व करना है और उनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल होता है उसको भी कंजर्व करना है। और इसी वजह से बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेटेड किया गया है यूनेस्को के अंदर इंटरगवर्नमेंटल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम। ये भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। MAB प्रोग्राम जो है वो सॉवरन जुरिडिक्शन ऑफ कंट्रीज़ के अंदर आता है, जैसे कि इंडिया का जो इंडिया नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, INMAB कमेटी, वो बनाई भी गई है ताकि अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व, अभी आपने देखा था ना कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे थे जिनके पीछे टाइगर रिजर्व भी लिखा हुआ था, नेशनल पार्क भी लिखा हुआ था, बायोस्फीयर रिजर्व भी लिखा हुआ था। ये सब हम देख पाते हैं।
फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख पाएंगे आईआर का दोबारा से इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है। कह रहा है इंडिया ईयू एम टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन मिलिट्री पर्सनल्स। देखिए इंडिया की तरफ से अभी क्या हुई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में कोशिश हो रही है कि हम एक तो हमारा वैसे ही जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है एफटीए उसको करने की लगातार 2 साल से कोशिशें चल रही हैं। दूसरा और ज़्यादा कोऑपरेशन हम कर सके उसके ऊपर भी यहाँ पर पूरे कार्रवाई हो रही है। ईयू के अंदर देखें तो टोटल 27 मेंबर कंट्रीज़ को देख पाएंगे जो कि लगभग पूरे के पूरा जो यूरोप है उसको अपने अंदर सम्मिलित कर रही है। इसके अंदर हम जैसे यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ को देखेंगे, लिथुनिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, तो ये सभी के सभी यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये सब आप देख पाएंगे कि ईयू का भाग बनाती हैं। फ़िलहाल इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है वो और परमानेंट स्टाफ टू स्टाफ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मिलिट्री पर्सनल के साथ भी बढ़ाने की बातें चल रही हैं। हमारा एक ग्रुप है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से फ़िलहाल अभी यूरोप में गया हुआ है 3 दिन के स्टडी विजिट के ऊपर, और वो देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर सिक्योरिटी एंड डिफेंस को लेकर क्या क्या मैकेनिज़्म है और किस प्रकार से ये जो कॉपरेशन है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी के अंदर वो इंडिया तक भी बढ़ाई जा सकती है। ये बात फ़िलहाल चल रही है और इसका कारण भी क्या है, इंडो पैसिफिक, क्योंकि हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन हमें दिखाई देता है जिसमें इंडियन ओशन एंड यहाँ पर अगर मैं आपको यूएसए बनाकर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो यूएसए का एरिया है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, तो ये जो पूरा रीजन है ये पैसिफिक सी बन जाता है। यहाँ पर आप इंडिया को देखेंगे तो ये पूरा रीजन इंडियन ओशन बन जाएगा। तो ये दोनों ओशन जब मिलते हैं तो उसको इंडो पैसिफिक बोला जाता है। उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी के लिए ही यहाँ पर क्वाड को भी बनाया गया है। उसी में यहाँ पर और ज़्यादा कॉपरेशन करने की बात हो रही है और इसीलिए जो ईयू के नेवल फोर्सेस है जिसको नेवल फोर्स NAVFOR अटालांटा बोला जाता है, वो इंडियन नेवी के साथ में मिलकर ऑपरेशंस करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है इंडियन ओशन के अंदर। तो खासकर इनका जो पूरा का पूरा फोकस होने वाला है वो होने वाला है यूरोपियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर और इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जो कि आपस में फिर से कोलैबोरेट कर रहे हैं फ्रंटेक्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि ऑडिटोरियल हमें दिखाई देता है और ये दिखाई दे रहा है जीएस पेपर 2 के लिए। यहाँ पर हम जीएस पेपर 2 में डेवलपमेंट को देखेंगे, जीएस पेपर 3 के अंदर भी देखेंगे कि कैसे जो पॉलिसी बदली गई है जम्मू कश्मीर को लेकर वो जम्मू कश्मीर के लिए उतनी ज़्यादा बेहतर साबित नहीं हो रही है। क्यों? ये आर्टिकल लिखा गया है बिलाल अहमद वागे के द्वारा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस इन जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड लिटरेसी क्रिटिक के अंदर। और ये बता रहे हैं कि देखिए जब 370 हटा था तो कश्मीर के एनवायरनमेंट को बदलने की काफ़ी कोशिश की गई और ये बात सच भी है कि कश्मीर का एनवायरनमेंट सराउंडिंग सारी चीज़ें जो हैं वो बदली भी है। लेकिन इतनी ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन अब हो रही है और कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट कश्मीर पे कोई बहुत ही अच्छा तो नहीं पड़ रहा है। कैसे? क्योंकि अब कश्मीर में जो पॉलिसी लाई गई थी वो लाई गई थी टूरिज़्म की, लेकिन टूरिज़्म जब यहाँ पर कहीं पर भी लोग जाते हैं तो उस समय पे जब इन्फ्लुएंस हो रहा है टूरिस्ट का वो इतना स्ट्रेस भी डाल रहा है डेलिकेट इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जब कश्मीर वैली की बात हो रही है। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली टूरिज़्म पॉलिसी एफर्ट्स लगाए, उन्होंने एक खूबसूरत इमेज जो है वो कश्मीर की बाहर निकाली, नॉर्मलिसी दिखाने की कोशिश की कि देखिए रीजन जो है स्पेशल स्टेटस हंसने के बाद में भी कितना नॉर्मल है, सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिपरकशंस जो हैं वो लेकिन अब इसके साथ में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें डाटा की तो कश्मीर के अंदर देख पाएंगे कि कैसे 2020 के बाद में लगभग 4 करोड़ ऐसे टूरिस्ट थे जिन्होंने विज़िट किया था, क्योंकि ये पॉलिसी जो थी वो कश्मीर में 2020 के बाद आई।
पहला जो अभी 2024 का हाफ है, पहले 6 महीने की जब हम बात करें तो अब तक 12 लाख ऐसे टूरिस्ट हैं जो ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है कि ये जो टूरिस्ट एक्टिविटी है ये लगातार बढ़ रही हैं और इनके बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी घट रही है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि लगातार पोल्यूशन का लेवल जो वाटर बॉडीज़ में है उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आप वेस्ट मैनेजमेंट कर नहीं रहे हो तो वाटर बॉडीज़ में उसको फेंक दिया जाता है। खासकर कि जो पिलग्रिमेज का यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली पहलगांव एंड त्रिकुटा रेंज के अंदर जहाँ पर माता वैष्णो देवी टेम्पल है, वो सिग्निफिकेंटली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं ना, जैसे कि कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स हुई थी 2014 के अंदर, जो भी ये माना जाता था एक्सपर्ट का कि वो भी अनचेक टूरिज़्म का ही एक नतीजा था। इसके अलावा हम देख पाएंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि फायर अलार्मिंग रेट पे घट रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो कंजप्शन है, नेसेसिटी है, वो बढ़ गई है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर रिलायंस ज़्यादा रखनी पड़ती है और इसी वजह से जो लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम था वो इससे बिगड़ रहा है। फिर ड्रिंकिंग वाटर की भी शॉर्टेज हो रही है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कश्मीर के, ग्लेशियर जो है वो डिप्लीट कर रही है फास्टर रेट पे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर की स्कैरिसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी इसकी वजह से। वैली जो है वो एग्रीकल्चरल ड्रोट देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कोई सस्टेनेबल टूरिज़्म भी तो नहीं है ना। लोग जाते हैं, लापरवाही करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, उसको उसी जगह पर छोड़ देते हैं, या फिर फायर बून्स वगैरह करते हैं जिसकी वजह से आसपास के एरियाज़ में यहाँ पर जो आग है वो लग सकती है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि पहाड़ों पर बनाए जा रहे हैं जो कि इतने मजबूत नहीं है कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाए। तो ये सारी एक्टिविटी मिलजुल कर वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको ख़राब करने में लगी हुई है। नया मॉडल नेचुरल ब्यूटी कश्मीर की, बेशक ये बात है कि टूरिस्ट के लिए सिग्निफिकेंट, सबको मन करता है पहाड़ों पे जाएं, बैठे सुकून से कुछ पल बिताएं, लेकिन इतना कमर्शलाइजेशन अगर होगा जिसमें होटल्स, रिजॉर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब किए जाएंगे तो ये इसके कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जो कि मैनेज नहीं किए जाएंगे। तो लिमिट होनी चाहिए, सस्टेनेबल यहाँ पर टूरिज़्म हो, सो दैट जम्मू कश्मीर के लोगों को काम भी मिले, इकोनॉमी भी चले और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी स्टेबल रह सके। और केरला के अंदर जो अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे वायनाड की जो लैंडस्लाइड हुई है वो रिमाइंडर है कि ऐसा ही अगर अनचेक्ड कमर्शलाइजेशन होता रहा इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स के ऊपर तो वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। 200 लोगों की जान केरला में चली गई थी। अगर ऐसा ही होगा तो पता नहीं कश्मीर में कितने लोगों की जो जान है वो चली जाएगी। सो इसी वजह से हमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिसिलिएंट बनाना होगा ताकि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर को झेल सके। डाइवर्सिफाई करना होगा टूरिज़्म को कि केवल पीक सीज़न में ना आए बल्कि आप लोग टूरिस्ट और लोकल्स की ऐसी इंटरेस्ट हो जिसमें दोनों की बातों को सोच समझकर उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाई जाए कि इतने लोग ही एक समय पे जो है वो टूरिज़्म के लिए आ सकते हैं। अब हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स से रेलिवेंट सभी की सभी न्यूज़। सबसे पहली एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो हमें दिखाई देती है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर के बारे में। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं चलिए समझते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर की तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि इंडिया को यूरोप से कनेक्ट कर रहा है उस कॉरिडोर पे यहाँ पर चर्चा हो रही है। नॉर्दर्न कॉरिडोर कौन सा है? देखिए ये जो पूरा का पूरा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है ये इंडिया के मुंबई से शुरू होता है। उसके बाद ईस्ट कॉरिडोर आता है जो कि इंडिया को अरेबियन गल्फ से मिलाता है। फिर ट्रेन के सहारे सऊदी अरेबिया से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं जॉर्डन और उसके बाद इज़राइल से बाहर निकलते हैं तो मेडिटेरियन सी में पहुँच जाते हैं। मेडिटेरियन सी में पहुँच जाते हैं तो फिर आता है नॉर्दर्न कॉरिडोर। ये जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है
ये हमें ऊपर लेकर जाता है इटली में, इटली से होता हुआ स्पेन एंड फ्रांस से हमें मिला देता है। ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि G20 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इज़राइल और गाज़ा की वॉर के बाद हम इस पे काम अब तक नहीं कर पाए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, जो कि CEI इंडियन मेडिटेरियन रीजनल कॉन्क्लेव को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए कॉर्नरस्टोन साबित हो सकता है। इसके अंदर हम देख ही पा रहे हैं कि कैसे रेल रोड बन रहे हैं, रेल नेटवर्क बन रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट रूट यहाँ तक आप देख पाएंगे, ये सब बन रहा है। इसमें मेंबर्स जो होंगे वो हमने देखा, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US, ये सब हमें इसमें मेंबर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि US यहाँ पर कोई डायरेक्टली मेंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टिल USA इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पर इंडिया पहुँचेगा तो USA के साथ में भी ट्रेड आराम से कर पाएगा। वैसे इंडिया चाहे तो ऐसे भी ट्रेड जो है वो कर सकता है। ये कॉरिडोर बनाया गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मद्देनज़र रखते हुए, जो कि इस प्रकार से बना हुआ है, जिसमें जो यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उससे रोड के थ्रू होते हुए चाइना यूरोप में एंट्री कर रहा है। नेक्स्ट हमें पता चला है डिज़ी यात्रा के ऊपर। डिज़ी यात्रा जो है, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ने अभी डिज़ी यात्रा फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है 9 और एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो कि टोटल नंबर डिज़ी यात्रा अनेबल एयरपोर्ट्स की 24 बना देता है इंडिया में। डिज़ी यात्रा को 2022 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और इसका काम ही है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑथेंटिकेशन एट एयरपोर्ट, यानी कि आपको बोर्डिंग करना है, सेल्फ बैग ड्रॉप हो जाते हैं, एंट्री पॉइंट आराम से चेक हो रहा है, आपको कोई किसी को चेकिंग नहीं करानी, आप आराम से जाएंगे और अपने फेस को जस्ट देखेंगे, एक जो ये डिज़ी यात्रा पॉइंटर होती है, मशीन होती है, और आप आराम से उससे बाहर निकल जाएंगे, यानी कि अंदर एंट्री ले लेंगे, बाहर एंट्री ले लेंगे। तो इससे जो लाइनें लगी रहती हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो लाइनें कम हो जाएंगी क्योंकि आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है और आप जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो फास्ट टैग के साथ में भी। फास्ट टैग आ गया था तो क्या होता था कि जो पर्ची काटने के लिए टॉल्स के ऊपर बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी, वो कम होने लगी थी। ये डिजिटल इनिशिएटिव है ताकि पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो सके, सीमलेस हो, कॉन्टैक्ट लेंस हो, पेपरलेस हो, ताकि एयरपोर्ट पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हो। पिलर्स इसके ये हैं कि देखिए, इसमें एक तो जो पैसेंजर हैं उनको क्या होगा, कनेक्शन होगा, कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर इसके अलावा एयरपोर्ट्स आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, फ्लाइंग कनेक्ट होगी, सिस्टम कनेक्ट होगा, हमें सबको पता होगा सभी की डिटेल्स के कौन सा पैसेंजर किस टाइम पे एंट्री ली, कब चेकआउट किया, दूसरे एयरपोर्ट्स को पता होगा, यानी कि एक अलग से कनेक्टेड एनवायरनमेंट यहाँ पर बना दिया जाएगा। बेनिफिट इसकी यही है कि देखिए, एक तो कॉस्ट जो है वो इसकी कम पड़ेगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है कि अब आप लोगों को बोर्डिंग पास वगैरह अलग से बना के, या फिर जो टिकट्स हैं वो बार बार नहीं दिखानी पड़ेंगी, पेपर बचेगा। इसमें कोई भी सेंट्रल स्टोरेज नहीं होती है पैसेंजर की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की। जो पूरा पैसेंजर डाटा है वो इनक्रिप्ट किया जाता है और सिक्योरली स्टोर किया जाता है स्मार्टफोन के अंदर, जो कि टेम्परेरी रखता है, सिर्फ 24 घंटे तक ही रखेगा जब आपने डिपार्चर किया, और 24 घंटे के बाद जो भी आपका डाटा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ USA के अंदर भी चल रहा है, सिमिलर से स्कीम है। हालांकि उसमें मल्टीपल लीगल, टेक्निकल एंड प्राइवेसी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इंडिया में ये हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बात कर रहा है अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में एंड लाइट पोल्यूशन। कहा जा रहा है कि नाइट के टाइम पे जो इतनी ज़्यादा लाइट आती है वो अल्जाइमर के रिस्क को बढ़ा रहा है। लाइट पोल्यूशन क्या होगा? देखिए, लाइट पोल्यूशन जो है वो एक एक्सेसिव या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज़ होता है आउटडोर की आर्टिफिशियल लाइट जो हमने बना रखी हैं। ये हमारी ब्रेन की एबिलिटी को काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट करता है, जिसमें जैसे कि हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे या अदर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट थे उनको ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर, हम सबकी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है। हम देख पाते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म से लेकर हमारा स्लीप साइकिल सब कुछ लाइट के द्वारा, यानी कि सन से इतने हज़ारों सालों से यहाँ पर क्या हो रहा था, मूव फॉरवर्ड किया जा रहा था। लेकिन सडनली अब आर्टिफिशियल लाइट्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हम उस
पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस वजह से हमारे लिए भी, ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि लगातार हमारी आंखों में लाइट जो है वो जाती रहती है, आर्टिफिशियल लाइट, और रात को आपको नींद भी नहीं आती है। सो वही है कि देखिए नाइट टाइम जो लाइट पॉल्यूशन है वो नेचुरल सर्केडियम रिदम को डिस्टर्ब करता है, आपकी स्लीप में हैम्पर लाता है, इंडिविजुअल्स को अल्जाइमर डिजीज़ होने के लिए ज़्यादा ससेप्टिकल बना देता है। एडी यानी कि अल्जाइमर की बात करें तो एक कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है जिसके अंदर प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता रहता है मेमोरी का, थिंकिंग, लर्निंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स का। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, मेडिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ये सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। देखिए अभी क्या किया गया है ना कि एक नई निधि TBIS इनोग्रेट की गई है इंडिया के अंदर। अब ये निधि क्या है? निधि जो है ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2016 में बनाया गया था। इसी की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म से निधि बना हुआ है NIDHI, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये आइडियाज़ को नर्चर करे, इनोवेशन से रिलेटेड जो नॉलेज बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइविंग स्टार्टअप यहाँ पर हो सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक फंडिंग एजेंसी भी हम देख पाएंगे। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन पहली बार इंडिया बेस्ड बनाई गई है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा, जो कि चिल्ड्रंस के लिए है, पेडियाट्रिक होगी, जिसमें इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन ये होने वाली है जिसका नाम है हेविशोर। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक तरीके की बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हो जाता है, यानी हमारा जो लीवर होता है वो सूज जाता है। ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो सकता है या फिर नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से भी हो सकता है। 5 मेन स्ट्रेन होते हैं इसके, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। टाइप बी एंड टाइप सी जो होते हैं वो यूजुअली एक साथ पाए जाते हैं और इनकी वजह से सिरोसिस हो सकता है, यानी कि जिसको लीवर कैंसर भी बोला जाता है। वायरल हेपेटाइटिस रिलेटेड डेथ भी टाइप बी एंड टाइप सी की वजह से ही यहाँ पर होती है। वैक्सीन टाइप सी के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, टाइप बी के लिए फिर भी है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है 2019 में, जिसका मकसद था कि 2030 तक इंडिया से हेपेटाइटिस सी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, और ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है इन्फेक्टेड पॉपुलेशन के अंदर हेपेटाइटिस बी एंड सी की, उसको भी कम करना है। मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है जिसमें वैक्सीनेशन दी जाती है हेपेटाइटिस बी के लिए और 7 अदर जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर। नाउ दिस इज़ द वैक्सीन जो कि आप देखेंगे हेविशोर, इस तरीके की ये दिखाई दे रही है। मैपिंग के हम पार्ट करते हैं तो पढ़ेंगे आज यूनाइटेड अरब अमीरात को। यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, क्योंकि सक्सेसफुली अरब वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर प्लांट इन्होंने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पॉलिटिकल फीचर्स को देख पाएंगे तो देखेंगे कि कैसे यहाँ पर वर्ल्ड का जो ये हिस्सा है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर हम छोटा सा ये जो भाग है इसमें UAE को देख पाते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात फेडरेशन है 7 अमीरात्स की, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर हमें दिखाई देती है। नेबरिंग कंट्री इसकी आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, इधर ओमान को देखेंगे, ऊपर फिर से सऊदी अरेबिया इसके पास में है। तो सऊदी अरेबिया वेस्ट एंड साउथ में लगती है, ओमान ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में लगता है। मैरीटाइम बॉर्डर यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में एंड पर्शियन गल्फ के साथ में, तो ये हम देख पाएंगे दिस इज़ पर्शियन गल्फ और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। इसके जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो पूरी की पूरी कंट्री, लगभग एंटायर कंट्री डेजर्ट है, कोई पेरेनियल स्ट्रीम्स इसके अंदर नहीं है, यानी कि पूरे साल बहने वाली कोई नदियाँ इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक नैरो चैनल है जो कि ओमानी मुसादम पेनिनसुला को यहाँ पर ईरान से अलग कर रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये ईरान है ऊपर और यहाँ पर हम ओमान को देखेंगे और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये इन दोनों को अलग कर रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से भी जोड़ रही है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
इससे होते हुए जा रही है। आप ये भी देखिए, यहाँ पर आइए 0 डिग्री इक्वेटर हम देखेंगे, ऊपर देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नीचे देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा इसके मध्य से होते हुए जाती है और स्पेसिफिकली अबू धाबी से होते हुए जाती है। हाईएस्ट पॉइंट हम इसका देखेंगे जो कि है जबेल जैस माउंटेन्स। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर आप इसका देख पाएंगे। इसके अलावा इसके आसपास में बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, जैसे कि इधर कतर हमें दिखाई दे रहा है, उसकी कैपिटल दोहा। यहाँ पर हम यूनाइटेड अरब अमीरात को देखेंगे जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसमें एक बहुत फेमस शहर है जो कि है दुबई। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग और आप देख पाएंगे अलग अलग जो शहर हैं, बिदा जहेद, हुबसान, ये सारे के सारे। ये था हमारा यूएई के बारे में। और यूएई हम देख पाएंगे कि कैसे एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हमें माना जाता है। इंडिया के साथ में यूएई के कुछ ग्रुपिंग भी हैं जिसमें I2U2, सॉरी मैं इसका नाम भूल गई थी, I2U2। तो इसका क्या मतलब है? I2U2 का मतलब होता है इंडिया प्लस ईरान, U2 का मतलब है UAE प्लस USA। इस ग्रुप के अंतर्गत भी इंडिया जो है UAE के साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम करते हैं वोकैबुलरी को ख़त्म। सबसे पहला शब्द हमारा है अनवेयरिंग। अनवेयरिंग का मतलब होता है अटूट, किसी चीज़ को साबित करना, प्रूव करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। अनब्रोकन, जिसे तोड़ा ना जा सके, जो कि अटल हो, तो वो यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस मैन, जो इतने बड़े पत्थर को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है कि बेशक फिज़िकली हम बेशक इतने स्ट्रॉन्ग ना हो लेकिन मेंटली हम अटूट हैं, तो वो उस चीज़ को ये दिखाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बायगोन। बायगोन का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि पुरानी हो चुकी है, तो बिलोंगिंग टू एन अर्लियर टाइम, रिलीक ऑफ ए बायगोन एज। ये इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप एक फ़ोटोग्राफ देखेंगे कि कैसे ये एक हमारे पास प्रूफ है बायगोन एज का, एक समय जो बीत चुका है उसका। यहीं पे आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जिसको भी वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की देरी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे अच्छी, इससे बेहतर वीडियो आप लोगों को जो है मिलती रहेंगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अब मैं आप लोगों के साथ में एग्ज़ाम से पहले तक लगातार बनी रहूँ। सो चलती हूँ अभी मैं, आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।